हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज यावर अली एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रिएक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशंस की। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की। ओके, तो आज का लेक्चर मैं उम्मीद करता हूँ इस लेसन का आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद जो है हम चैप्टर सेकेंड एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के लेक्चर में कंसंट्रेशन की। ओके, कि ये कंसंट्रेशन क्या होती है, क्या मतलब होता है इसका। ओके, तो बहुत सी रिएक्शंस जो होती हैं वो सॉल्यूशन के अंदर होती हैं। तो जब कोई रिएक्शन सॉल्यूशन के अंदर होगी तो हमें जो है उसमें सोल्यूट का अमाउंट ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो जो हमने सोल्यूट का अमाउंट ऐड किया है अब हमें उसकी कैलकुलेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो जो सोल्यूट का अमाउंट हमने ऐड किया है उसकी जो मेज़र होती है, माप होती है, उसी को क्या बोला जाता है, कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन जो होती है इसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सी जो है टर्में इंट्रोड्यूस की गई हैं। ओके, तो आज के लेसन में जो है हम इन्हीं सब टर्म्स यानी कि इन्हीं सब मेथड्स पर बात करेंगे कि कंसंट्रेशन को जो होता है वो किस किस मेथड से जो है एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जो है हम कंसंट्रेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ये क्या होगी। ओके, ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट हैज बीन डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो होती है वो माप होती है उस अमाउंट की सोल्यूट के, जो सोल्यूट जो होता है सॉल्वेंट के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर जो होता है वो ऐड किया जाता है। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस करने के बहुत से मेथड हैं। Okay, so there are several ways used to express concentration of a solution. They are following. ठीक है, तो concentration को एक्सप्रेस करने के लिए जो मेथड्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो होते हैं कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट जो होते हैं वो मेथड्स होते हैं जिनके अंदर वॉल्यूम का यूज होता है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टेम्परेचर का। ओके, तो सॉल्यूशन का, गैसेस का जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है। ओके, तो कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्में वो हो गई जिनमें वॉल्यूम यूज होता है। ठीक है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेथड्स टर्में वो होती हैं जिनके अंदर मास का या फिर नंबर्स का यूज होता है केवल। ओके, मास जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर मास पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होने वाले कौन से, जैसे मा सॉरी जैसे वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं वी बाई बी परसेंटेज। यहाँ पर ये वॉल्यूम सॉल्यूट का, ये वॉल्यूम सॉल्वेंट का। ठीक है, और क्या होते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज, इनको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मास सॉल्यूट का होता है और वॉल्यूम सॉल्वेंट का या फिर सॉल्यूशन का। ठीक है, और क्या होती हैं, जैसे मोलरिटी, मोलरिटी के अंदर भी वॉल्यूम का यूज होता है, और नॉर्मलिटी, ओके, एटसेट्रा। तो ये टर्में जो होती हैं ये सभी कैसी हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। ठीक, फिर कुछ टर्में होती हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। टेम्परेचर
इंडिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन सी हो गई, जैसे मास परसेंटेज, बिल्कुल ऐसे ही वॉल्यूम परसेंटेज की तरह। तो यहाँ पर जो होता है वो सोल्यूट, ऐसे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वेट बाई वेट, ऐसे करके भी इसको जो होता है डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूट, ये भी जो है इसका भी मास, ओके, सोलवेंट या फिर सॉल्यूशन का भी मास। ठीक है, और क्या होता है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, इसमें नंबर का यूज होता है। ओके, मोल नंबर हो गए, मोलिक्यूल नंबर हो गए, या फिर और कोई। ठीक, और मोललिटी, मोललिटी हो गया, ओके, एटसेट्रा। तो ये जो होती हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाली जो टर्में होती हैं, मेथड्स होते हैं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो ये जो सारे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाली टर्में होती हैं, इनको जो होता है फिर से हम टू ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, टू कैटेगरी में। कौन सी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या है। ठीक है, ओके, इसको रफ कर दूँ। ओके, तो ओके, तो ऑल मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो सारे मेथड्स को जो है हम फिर से अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव जो होते हैं वो मेथड्स होते हैं जो केवल क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे डाइल्यूट, आपने पढ़ा होगा, कंसंट्रेट। ओके, तो ये टर्में जो होती हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाली, ये क्वालिटेटिव होती हैं। क्यों, क्योंकि ये केवल क्वालिटी के बारे में बात करती हैं, ये क्वांटिटी के बारे में बात नहीं करती। जैसे मैं बात करूं, और ये टर्में रिलेटिव होती हैं। अगर एक टर्म, दोनों टर्म है तभी हम एक टर्म के बारे में बता सकते हैं, या फिर हमें दोनों टर्म की नॉलेज है तभी हम एक टर्म के बारे में बता सकते हैं, वरना नहीं बता पाएंगे। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये कोई बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने 1 लीटर जो है H2O लिया है। ठीक है, एज ए सॉल्वेंट मान लेते हैं, और इसके अंदर जो है मैंने 10 ग्राम शुगर मिक्स करके ये सॉल्यूशन तैयार कर दिया। ठीक, अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है, तो क्या आप बता पाएंगे, कुछ बता पाएंगे इसके बारे में कि डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है? नहीं, क्योंकि अब आपको जो है कुछ रिलेटिव चाहिए बताने के लिए, उसके रेस्पेक्ट में आप बताएंगे। ठीक है, तो चलो मान लो मैंने एक और बीकर लिया, उसके अंदर जो है फिर से वही 1 लीटर जो है H2O लिया, 1 लीटर H2O। ठीक है, और उसमें इस बार जो है मैंने 20 ग्राम शुगर जो है वो क्या की, मिक्स कर दी। 20 ग्राम शुगर मिक्स कर दी, अब सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो अब मैं पूछूं आपसे, एक बताइए कौन सा डाइल्यूट है, कौन सा कंसंट्रेट है? तो डाइल्यूट वो होते हैं जिनके अंदर शुगर, जो भी सोल्यूट होता है उसका अमाउंट कम होता है। ठीक, और कंसंट्रेट वो होते हैं जिनके अंदर जो होता है रिलेटिव अमाउंट जो होता है सोल्यूट का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब जो है ये वाला कंसंट्रेट हो जाएगा और ये वाला कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है सोल्यूट का अमाउंट कैसा है, ज़्यादा है, और इसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट कैसा है, कम है। ठीक है, लेकिन अब ये दोनों फिक्स नहीं है कि ये जो है ये कंसंट्रेट ही है और ये डाइल्यूट ही है। ओके, ये रिलेटिव टर्म है। जैसे मान लो मैं एक और तीसरा बीकर ले लूं, और इसके अंदर वही 1 लीटर जो है मैंने H2O डाला, और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 30 ग्राम शुगर जो है मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया। अब क्या हो गया, क्या ये कंसंट्रेट रहा? नहीं, अब जो है ये डाइल्यूट हो गया इसके रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव है। ओके, तो अब ये कंसंट्रेट हो गया इन इन दोनों के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट है, फिर उससे कम डाइल्यूट ये है, फिर सबसे कम डाइल्यूट जो है वो, सॉरी,
ये कंसंट्रेट हो गया, फिर ये जो दोनों हैं ये इनके रेस्पेक्ट में कैसी हैं डाइल्यूट हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, ये थोड़ी कम डाइल्यूट है, ओके। तो आपने देखा कि ये दोनों टर्में कैसी हैं, फिक्स नहीं है। कि किसी को अगर मैं कहूँ कि कंसंट्रेट है तो वो फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा रख दिया गया ज़्यादा कंसंट्रेट, तो फिर वो वाला जो होगा पहले वाला वो डाइल्यूट हो जाएगा, और जो बाद में अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है वो कैसा हो गया, कंसंट्रेट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो दोनों टर्में हुए हैं ये केवल क्या बता रही हैं, ये क्वालिटी के बारे में बता रही हैं। ये इस अमाउंट, अगर ये हमें पता नहीं है, ठीक है, या जनरली जो होता है ये केवल क्वालिटी के बारे में बताती हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। कैलकुलेशन वगैरह जो है करने इनसे हम नहीं कर पाएंगे। तो अब जो है हमें मोर एग्जैक्ट वैल्यू जो है सॉल्यूट की जानने के लिए जो है अब मुझे दूसरे मेथड्स की जरूरत पड़ी, जिनको बोला गया क्या, क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो ये क्वांटिटी बताते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर मोलरिटी की, ठीक है, तो मोलरिटी, अब ये मोल नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं, कंसंट्रेशन की एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं, ओके। तो ये वाली टर्में जो हैं ये कैसी हो गई, ये क्वांटिटेटिव हो गई। मोलरिटी हो गया, ठीक है, नॉर्मलिटी हो गया, ओके, मोलरिटी हो गया, परसेंटेज बाई मास हो गया, यानी कि मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, एटसेट्रा। तो ये सारी टर्में जो होंगी ये क्वांटिटेटिव कहलाएंगी, और ये डाइल्यूट और कंसंट्रेट जो हैं ये क्वालिटेटिव कहलाएंगी, क्योंकि ये केवल और केवल सॉल्यूशन की क्वालिटी के बारे में बता रही हैं, वो भी रिलेटिव हैं, आपस में फिक्स नहीं है। और ये वाली जो होती है एग्जैक्ट, जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन को लगभग एग्जैक्ट वैल्यू को बताती हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव हो गए और क्वांटिटेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम इनके बारे में तो आपको पता ही हो गया, जनरल टर्म है ये। तो सबसे चलिए अब हम क्वांटिटेटिव जो हमारी मेथड्स हैं इनको जो है एक एक करके हम जो है पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो है मैं रफ करता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ, ओके। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो पहला मेथड हमने लिया है वो है मास परसेंटेज, ओके। इस मेथड का यूज कब किया जाता है, जब सोल्यूट्स और सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन दोनों का मास जो होता है वो ग्राम में दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो दोनों मास जब ग्राम में दिए हुए होते हैं तब इस मेथड का यूज करते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। फार्मूला इसका होता है मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है। कभी कभी सॉल्यूट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। क्योंकि कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मास जो है ग्राम में, यहाँ पर भी ग्राम में, यानी कि मास मास ऊपर है तो यहाँ पर जो यूनिटें होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब ये टोटल जो ये क्वांटिटी है पूरी ये कैसी हो गई, यूनिटलेस, ठीक है। तो इट इज यूनिटलेस, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और यहाँ पर मास का ही यूज हुआ है, ओके। हमने पहले ही बताया था कैसी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, लिखा हुआ है, जैसे मान लो 1% ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। लिखा हुआ है 10% शुगर सॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय मास, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ओके। इसका मतलब होता है
कि 10 ग्राम जो है वो शुगर है सॉल्यूशन के अंदर, प्लस 90 ग्राम जो है वो वाटर है। ठीक है, यानी कि 10% शुगर सॉल्यूशन ऑफ वाटर बाई मास, इसका मतलब हो गया 10 ग्राम शुगर है प्लस 90 ग्राम जो है वो वाटर है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, गिवन दे रखा है, मान लो दे रखा है मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये मान लो दे रखा है 25 ग्राम। ओके, और मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट दे रखा है कितना, 100 ग्राम। ठीक है, अब हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी, सिंपल सा फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो मास परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 25 ग्राम। ठीक है, अब नीचे लिखना है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, ये प्लस ये दोनों मिलाकर हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा 100 और प्लस 25 यानी कि 125। ठीक है, इंटू 100, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 25 बन जाए 25, 25 5 जा। ठीक है, 5 से 5 2 जा 10 20, यानी कि जो मास परसेंटेज निकल कर आई है वो कितनी हो गई, 20%। ठीक है, यानी कि जो है 20% जो है वो मास परसेंटेज आ गई है। ओके, और एक और एग्जांपल निकाल लेते हैं। मान लो तीसरा एग्जांपल है, दिया हुआ है कैलकुलेट करना है हमें। मान लो कैलकुलेट मास परसेंटेज। ठीक है, सॉरी, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इस बार हमें मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमने मास परसेंटेज निकाल ली थी, तो मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है। गिवन दे रखा है हमारे पास, क्या क्या दे रखा है, जैसे दे रखा है मान लो मास परसेंटेज दे रखी है 10% दे रखी है। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है मान लो 2000 ग्राम। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मास परसेंट दे रखी है, मास परसेंट कितनी है 10%, इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, ये कैलकुलेट करना है, मान लो इसको डब्ल्यू हम लिख लेते हैं। ठीक है, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 2000 ग्राम। ठीक है, और इंटू 100। ओके, जो कि ग्राम में दे रखा है तो कन्वर्जन हम नहीं करेंगे। अगर किलोग्राम में दे रखा होता तो उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने फार्मूले में पहले ही कहा है कि मास को ग्राम में करना है। ठीक है, तो W इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये मल्टीपल में आ जाएंगे, 2000 इंटू 10, और ये 100 डिवाइड में आ जाएगा। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, ज़ीरो से एक ज़ीरो, यानी कि कितना निकल कर आ गया है 200 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट निकल कर आ गया है क्या, 200 ग्राम। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ओके ओके। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, फोर्थ। मान लो कोई केमिकल फार्मूला है, जैसे मान लो H2O है, H2O के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रखे हैं, हमें उन दोनों एलिमेंट के अलग अलग मास परसेंट कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, किस टाइप से लेंगे, कैलकुलेट H2O। ठीक है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन H2O। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा, मास परसेंटेज। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का मान लो कैलकुलेट कर लेते हैं, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, तो हाँ, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट
इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ऊपर होगा। मास ऑफ सोल्यूट का मतलब हाइड्रोजन की मास को हम रखेंगे और हाइड्रोजन का मास हमें ग्राम में लेना है। इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का मास हमें यानी कि मोलर मास लेना है। ठीक है, तो अब H2O में देख, एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1.00 ऐसा करके होता है। इसको हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1 मान लेते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करके ले लिया मान लो। अब हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, यानी कि ऐसे करके हमें लेना है तो 2, ये मोलर मास 2 ग्राम। ठीक है, तो सोल्यूट्स यानी कि 2 ग्राम हो गया। ठीक है, अब आती है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से मतलब यानी कि H2O। ठीक है, H2O का हमें मोलर मास ले लेना है। ओके, ग्राम में लेना है, ग्राम का मतलब मोलर मास। ठीक, तो 2 हाइड्रोजन अब प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी कि 18 ग्राम। ठीक है, ये हो गया कितना 18 ग्राम और इंटू 100। तो इस तरह से क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमेंट का मास परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। इसको कट कर लेते हैं 9। ठीक, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, डेसिमल लगाया फिर 10 हो गया, फिर 9 बन जा 9, ऐसे करके लगभग। तो हाइड्रोजन का परसेंट कितना निकल कर आ गया, मास परसेंट 11.11% के करीब। ठीक है, राउंड अप करके हमने लिया था। अब ले लेते हैं ऑक्सीजन का मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। इसी तरह से तो ऑक्सीजन एलिमेंट का मास परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो ऑक्सीजन का ऊपर मास लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा था मोलर मास। ओके, चूंकि लिखा ना है ग्राम में, तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि पूरे H2O का कितना हो जाएगा 18 ग्राम और इंटू 100। ठीक है, तो इसको कट कर लेते हैं हम उसी तरह से। मान लो इसे 2 से कट किया। ठीक, 9, अब 9 से इसको 100 को कट करेंगे, इसी टाइप से आ जाएगा, यानी कि ये 11.1111। अब 8 से इसको क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो 8 इंटू 11.1111 यानी कि 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8। ठीक है, तो इतना परसेंट, यानी कि हाइड्रोजन का जो है वो कितना, वो सॉरी ऑक्सीजन का मास परसेंटेज जो है वो वाटर के अंदर कितना निकल कर आ गया, अप्रोक्सीमेटली 88.88%। और जो है हाइड्रोजन का कितना निकल कर आएगा 11.11%। और तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो इस तरह से जो है वो आप मास परसेंटेज जो होता है वो किसी एलिमेंट का किसी केमिकल फार्मूले के अंदर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, अब बात आती है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। अगर मास परसेंटेज हमारा निकला हुआ है तो उस मास परसेंटेज, जैसे हमने एलिमेंट का ये मास परसेंटेज निकाल लिया है, तो अब इसका कोई एप्लीकेशन है क्या, तो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि अगर किसी एलिमेंट का मास परसेंटेज दे रखा है तो फिर जो है हम उससे केमिकल फार्मूले को क्या कर सकते हैं, ओके, डेरिव कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है अब इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, यानी कि जो ये मास परसेंट कैलकुलेट कर लिया हमने, ओके, या फिर मास परसेंट दे रखा है, उससे जो है हम किसी केमिकल फार्मूले को कैसे डेरिव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन हमारा दे रखा है कैलकुलेट इंपीरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये डाटा दे रखा है, इस डाटा की हेल्प से जो है हमें इंपीरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला जो है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है हम स्टेप वाइज करेंगे। इसमें हमारा पहला स्टेप होगा कि जो एलिमेंट का जो मास परसेंटेज में दे रखा है इसको जो है हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आगे के स्टेप हम देखते जाते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा स्टेप फर्स्ट, इसमें जो है ओके, कन्वर्ट ईच मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इनटू ग्राम। ठीक है, इसको ग्राम में कन्वर्ट, तो यहाँ पर हम देखेंगे जिसे लिखा है 4.07%। इसका मतलब है ये 100 यानी कि 100 में है इतना हाइड्रोजन का। ओके, ऐसे ही ये 100 में
कार्बन का इतना, इसे 100 में ये इतना, क्लोरीन का इसका मतलब ये इतना ही ग्राम हो जाएगा। ओके, तो हाइड्रोजन का मास जो है वो ग्राम में हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन 4.07 ग्राम। ठीक है, कार्बन का मास ऐसे ही हो जाएगा 24.27 ग्राम, और ऐसे ही क्लोरीन का हो जाएगा 71.65 ग्राम। ठीक है, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा कि जो मास ग्राम में आ गया है इसको मोल नंबर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो स्टेप सेकेंड हमारा है, ठीक है, तो कन्वर्ट मास ऑफ ईच एलिमेंट इनटू मोल्स। तो जो ये मास ग्राम में दे रखा है इस सबको जो है हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम में दे रखा है मास, तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, n इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो n हाइड्रोजन के पहले निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना दे रखा है 4.07, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1.008। ठीक है, तो ये जो है आपको जनरली पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएंगे। हर एलिमेंट्स के जो जनरल एलिमेंट होते हैं उनके मासेस, कुछ के जो है आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो इसको हम कट करेंगे, लगभग आ जाएगा 4.04 मोल्स हाइड्रोजन के आ गए। ठीक है, कार्बन के निकाल लेते हैं। कार्बन का मास कितना है 24.27। ठीक है, और कार्बन का मोलर मास होता है 12.01 के करीब, ऐसे करके होता है। ओके, तो इसको जब हम है कैलकुलेट करेंगे तो लगभग जो है 2.02 के करीब जो है ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेट में। ओके, अब जो है हम कार्बन का हो गया, क्लोरीन का निकाल लेते हैं ऐसे। तो एन क्लोरीन का कितना दे रखा है 71.65, 71.65। ठीक है, ये गिवन मास। और क्लोरीन के एक एटम का जो होता है वो मोलर मास होता है 35.45। ठीक है, तो इसको जो है हम जब कट करेंगे तो लगभग 2.02 मोल्स के करीब आ जाएंगे। ओके, तो ये इस तरह से जो है ये मोल नंबर जो है कैलकुलेट हो गए। ओके, अब स्टेप थर्ड जो है हम ले लेंगे, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, ये जो मोल नंबर्स निकल कर आ गए हैं तो जो स्मॉलेस्ट मोल नंबर है उससे जो है हम बाकी सभी मोल नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ठीक है, डिवाइड ईच मोल नंबर बाय स्मॉलेस्ट मोल नंबर। इसमें जो स्मॉलेस्ट मोल नंबर होगा उससे हम डिवाइड करें, तो ये है, ये सेम है। ओके, तो किसी से डिवाइड कर दो। तो पहले हम जो है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं 4.04, और इसको 2.02 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। ऐसे ही कार्बन के लिए जब हम डिवाइड करेंगे 2.02 यानी कि 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम क्लोरीन के लिए डिवाइड करेंगे तो 2.02 और 2.02 ये 1 आ जाएगा। ओके, यानी कि इससे जो है यहाँ पर एटम्स निकल कर आ गए। इंपीरिकल फार्मूला के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे 2, क्लोरीन कार्बन का 1 और क्लोरीन का जो है वो 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ओके, कार्बन और क्लोरीन, इनका इनका रेशियो आ गया है। तो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, कार्बन का 1 और क्लोरीन का 1 आ गया। ओके, अब इनसे जो है हम इंपीरिकल फार्मूला बना लेते हैं। ओके, तो इंपीरिकल फार्मूला जो है यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का बेसिक हम कैसे लिखेंगे, तो किसी फार्मूले के अंदर अगर कार्बन आता है तो कार्बन को सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि कार्बन आएगा, उसके बाद जो होता है पॉजिटिव एलिमेंट जो होता है पॉजिटिव वैलेंसी वाला उसको लिखते हैं, वो सॉरी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन वाला, फिर उसके बाद निगेटिव ऑक्सीडेशन वाले को सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन में हाइड्रोजन जो होगा वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन देगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद क्लोरीन,
ठीक है, यानी कि ये इंपीरिकल फार्मूला जो होगा वो बन जाएगा। तो कार्बन अगर फार्मूले में आ जाता है तो इसके ऊपर रूल लागू नहीं होता है, वरना इधर पॉजिटिव रहता है और इधर नेगेटिव वाला रहता है। लेकिन जब कार्बन आ जाता है तो कार्बन जो होता है वो सबसे पहले आ जाता है, ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली फार्मूलों में। तो इस तरह से जो है ये हमने क्या कर लिया, इंपीरिकल फार्मूला जो है ये फाइंड आउट कर लिया है। ओके, इंपीरिकल फार्मूला जो है ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब जो है हम मोलिकुलर फार्मूला इस इंपीरिकल फार्मूला से और ये जो मोलर मास दे रखा है इसकी हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इधर वाला जो है इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर मैं जो है इस साइड वाला इसको रफ कर देता हूँ और मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करता हूँ। ओके, रफ कर दूँ। ओके, तो मोलिकुलर फार्मूला इसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास मोलर मास दे रखा था, मोलर मास 98.96 ग्राम ये दे रखा था। ओके, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इन दोनों की हेल्प से जो है हम मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो अभी हमने एक टर्म आपको बताई थी, डिफरेंस बताया था मोलिकुलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला में। ओके, तो इस तरह से कुछ था, हमने ग्लूकोज का एग्जाम्पल आपको दिया था 6,6H12O6। ओके, और इसको हमने 6 से डिवाइड कर किया था तो हमारे पास आ गया था CH2O, यानी कि ये इंपीरिकल फार्मूला आ गया था, ये मोलिकुलर फार्मूला और ये इंपीरिकल फार्मूला मेरे पास आ गया था। तो हमने किस से डिवाइड किया था, इसको टर्म को 6 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको फिर से 6 से मल्टीपल कर दूं तो मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। ओके, यानी कि मेरे पास जो इंपीरिकल फार्मूला है, ओके, इसको जो है मैं किसी नंबर यानी कि यहाँ पे n मान लूँ, n से अगर मल्टीपल कर दूं तो मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मुझे ये n ही कैलकुलेट करना है, इंपीरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के मोलर मास से, ठीक है। तो मोलर इसका मोलिकुलर फार्मूला का मास दे रखा है और इंपीरिकल फार्मूला का मास जो है अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये फार्मूला आ गया, इसकी फार्मूले की हेल्प से n निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो मेरे पास जो टर्म बनी है मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू इंपीरिकल फार्मूला n, और n हमें कैलकुलेट करना है। जब n निकल आएगा तो n से हम इंपीरिकल फार्मूला को मल्टीपल कर देंगे और मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ मोलिकुलर फार्मूला जो कि दे रखा है और मास ऑफ इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो n आ जाएगा। तो इंपीरिकल फार्मूला हमारे पास ये है, इसका जो है हम मास निकाल लेते हैं, कहीं पर यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो CH2Cl कार्बन का 12.01 के करीब ऐसे है, प्लस हाइड्रोजन का 2.00 ऐसे करके 8 है, प्लस क्लोरीन का जो है वो 35.45 के करीब है, ठीक। तो इसको जो है हम ऐड कर लेते हैं सबको, इसको तो 12 इनको पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, 35 5 लगभग ऐसे करके 49.46 के करीब जो है वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली में, ठीक है। तो 98.96 इसको डिवाइड कर देते हैं 49.46 से, तो इसको जब हम कट करेंगे तो लगभग जो है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 टाइम पड़ जाएगा। ओके, यानी कि 2 नंबर n बराबर 2 निकल कर आ गया। ओके, तो मोलिकुलर फार्मूला अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलिकुलर फार्मूला बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इंपीरिकल फार्मूला हमारा क्या निकल कर आया है, CH2Cl इंटू 2, और इसको डिवाइड 2 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, C2H4
और Cl2। ओके, तो इस तरह से जो है ये हमने मोलिकुलर फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है आप बना के देख लेना बाद में कि क्या स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास परसेंटेज और उसका एप्लीकेशन भी हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम अगली कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाली टर्म की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर जो है हम अगले पे बात करते हैं। ठीक है, ओके।